welcome to Arvind Mantra. Please like, share and subscribe the channel. नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं अरविंद एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल अरविंद मंत्रा में। तो ऑनलाइन क्लास फिजिक्स में आपका स्वागत करता हूं। तो बच्चों, हम लोगों ने इससे पहले 2 क्लास ली थी फिजिक्स की, यानी कि 12th क्लास की बात करें तो 2 क्लास हो चुकी थी, यानी फर्स्ट चैप्टर की। तो आगे हम लोग को जो पढ़ना था वो था इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ना था, तो उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम लोगों ने बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ी थी। तो हम लोग अब इलेक्ट्रिक डाइपोल को समझेंगे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल है क्या। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी कि वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव देखिए बनता कैसे। ये क्या होता है? एक निकाय होता है जो -q तथा +q आवेश से मिलकर बना होता है। ये अगर A है और ये B है, ये इसका मिड पॉइंट O होता है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी यानी कि मध्य बिंदु से A तक की दूरी L होती है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी L होती है। अगर बात करें कुल, तो ये टोटल दूरी डिस्टेंस जो हो जाती है वो 2L हो जाती है। ठीक, तो अगर हम इसका डेफिनेशन लिखना चाहेंगे तो लिखेंगे वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जो 2 बराबर तथा विपरीत आवेशों से मिलकर बना है। जो एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। यानी कहने का मतलब वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जो 2 बराबर परंतु विपरीत आवेशों से मिलकर, यानी बराबर का मतलब होता है कि इनके परिमाण बराबर होंगे, बट ये विपरीत आवेश का मतलब है कि इनकी प्रकृति विपरीत होगी। अगर एक धनावेश होगा तो दूसरा उतने ही परिमाण का ऋणावेश होगा। तो ये कहने का मतलब, इसको ऐसे सिस्टम को हम क्या कहेंगे? वैद्युत द्विध्रुव कहेंगे। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को, वैद्युत द्विध्रुव इसे या इस वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से प्रदर्शित करते हैं। यह एक सदिश राशि होती है। ठीक है, यह एक सदिश राशि होती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। यह एक सदिश राशि होती है। अब देखिए, अगर हम माना, पहला चेंज करके लिखेंगे, माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जो +q -q लिख सकते हैं आप, -q तथा +q आवेश से मिलकर बना हुआ है। अब देखिए, अगर हम इस पॉइंट को फिक्स कर दें, इस पॉइंट को हम क्या करें, फिक्स कर दें,
तो ये प्लस क्यों है, ये प्लस क्यों है, तो ये क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा, ये इधर की ओर फोर्स लगाएगा और ये नीचे की ओर फोर्स लगाएगा, F1 ये F2 लगाएगा। दोनों फोर्स बराबर होंगे बट दिशा इसकी विपरीत होगी, इसलिए ये संतुलन की अवस्था में होगा। क्योंकि Q आवेश है, ये ऊपर की ओर फोर्स लगाएगा और ये नीचे की ओर फोर्स लगाएगा, तो क्या है, दोनों आवेश बराबर है परंतु इनकी आवेश बराबर है परंतु इनकी दिशा विपरीत है। क्योंकि इनके प्रकृति विपरीत है इसलिए ये स्टेबल रहेगा, यानी कि ये अक्ष के समांतर ही रहेगा। ठीक है, अगर हम बात करें जब दो बल लगते हैं तो वहां वैद्युत आघूर्ण बनता है। अब आघूर्ण बनेगा तो उसके लिए क्या करना है हमको, सबसे पहले हम इसको रफ कर देते हैं, आगे हम लोग समझते हैं। डेफिनेशन आप लोगों ने लिख लिया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए एक मिनट, ठीक है। अब देखिए हमने मान लिया था कि ये प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना हुआ, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। तो बल आघूर्ण बराबर होगा क्या, सॉरी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर होगा आवेश इनटू बल की दिशा में लंबवत दूरी। अब देखिए आवेश क्या है, एक आवेश आपको लेना है, क्यों होगा, दूरी कितनी है दोनों की बीच की, 2l दूरी है, तो इसे P से प्रदर्शित करते हैं तो P इज इक्वल टू हो जाएगा 2ql। इसे आप डिब्बे में बंद कर लीजिए। मात्रक की बात करें, मात्रक किसका मात्रक, वैद्युत द्विध्रुव का मात्रक, मात्रक की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए मात्रक Q का मात्रक क्या होता है, कूलाम, और L दूरी है तो कूलाम मीटर हो जाएगा इसका मात्रक। विमीय सूत्र की बात करेंगे, विमा की बात करेंगे तो विमा कूलाम की क्या होती है, कूलाम को आप लिखते हैं Q इज इक्वल टू IT, I का होता है A और T और ये हो जाएगा L हो जाएगा, तो कुल मिला के आपका क्या हो जाएगा LTA विमा हो जाएगी। ठीक है, इसको आप लिख लीजिए इतना, फिर आगे बढ़ते हैं। गर्मी बहुत है इसलिए जल्दी से करिए, लिख लिया हो तो रफ करें इसको हम। एक बार फिर से समझ लेते हैं, देखिए वैद्युत आघूर्ण बराबर क्या होता है, आवेश गुणे बल की दिशा में लंबवत दूरी। आवेश का मतलब आवेश का परिमाण, दोनों में से कोई एक आवेश लेंगे, परिमाण जब बात करेंगे हम चाहे तो आप लिख सकते हैं आवेश का परिमाण भी लिख सकते हैं, आवेश का परिमाण ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो आवेश गुणे बल की दिशा में लंबवत दूरी, तो अगर हम बात करेंगे बल की दिशा में लंबवत दूरी यानी दोनों के बीच की दूरी 2l है तो 2l हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा Q इंटू 2l हो जाएगा, ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई हो, इसका मात्रक विमा आपके सामने लिखा हुआ है, इतनी बात समझ में आ गई हो तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब अगली हेडिंग की बात करते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव पढ़ लिया, जो आगे का टॉपिक है आपका वो है वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो अगर इस स्थिति में बात करें वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए, अगर हम इस टॉपिक को बात करें तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर वैद्युत द्विध्रुव है तो किस बिंदु पर निकालनी है इस पे डिपेंड करता है। तो इस स्थिति में हम तीन तरह से हम इसकी बात कर सकते हैं, ठीक है सर। दो तरह से तो बात कर ही सकते हैं, पहले उसको देख लीजिए, फिर हम तीसरा भी डिस्कस करेंगे। पहले दो देख लेते हैं। एक होता है अक्षीय स्थिति में, इसको कहते हैं tan A। अब तो नहीं मिलता है ये लिखा हुआ, लेकिन पहले की बुकों में tan A लिखा था, tan A पोजीशन कहते थे, ठीक है। सॉरी। दूसरा निरक्षीय स्थिति में, ब्रॉड ऑन पोजीशन में, एक्स ऑन पोजीशन में, इसको ब्रॉड ऑन पोजीशन में, इसको tan B पोजीशन कहते थे पहले। अब इस तरह से लिखा नहीं आता है। निरक्षीय स्थिति में नहीं, अक्षीय स्थिति की बात करें तो अक्षीय स्थिति क्या होती है, ये दो टॉपिक हैं। सबसे पहले हम अक्षीय स्थिति पढ़ेंगे, फिर निरक्षीय स्थिति पढ़ेंगे। तो इसके बाद हेडिंग बना लीजिए अक्षीय स्थिति, ठीक है, रफ कर दें। अब अक्षीय स्थिति की बात करें तो है क्या ये एक्चुअली में? अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला वैद्युत द्विध्रुव कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए ध्यान से, अगर हम बात करें, ये हमारे पास क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव है जो -q आवेश और +q आवेश से मिलकर बना है। ये अगर A है और ये एक B है, ये इसी अक्ष पर, यानी अगर ये x एक्सिस पर है तो इसी अक्ष पर ये इसका मूल बिंदु है O से, मूल बिंदु O से यहाँ से r दूरी पर, यहाँ पर एक बिंदु r दूरी पर कोई बिंदु P है, r दूरी यानी कि मूल, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव के मूल बिंदु से यानी मध्य बिंदु से r दूरी पर एक बिंदु P है, जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें निकालनी है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए दो चीजें, मैंने आपसे कहा था कि +q के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमेशा बाहर की ओर होगी, और माइनस के कारण नहीं बताया तो इस बार बता रहा हूँ, ध्यान दे दीजिए। और E2 जो होगा वो -q के कारण होगा, और +q के कारण हमेशा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की होती है। मैंने बताया था E से वैद्युत बल रेखाएं निकलती हैं तो हमेशा बाहर की ओर होगी, दिशा उसकी बाहर की ओर होगी। और अंदर प्रवेश करता है Q के कारण तो हमेशा Q1 के कारण अंदर की ओर होगी। बात समझ में आ रही होगी। मैंने आपको बताया +q से वैद्युत बल रेखाएं निकलती हैं इसलिए बाहर की ओर, और -q में वैद्युत बल रेखाएं प्रवेश करती हैं इसलिए अंदर की ओर। ये जो E2 है ये इसके कारण है, माइनस के कारण, जबकि E1 जो है वो प्लस के कारण है, ठीक है। और ये दूरी कितनी है, r दूरी पर, मध्य बिंदु से r दूरी पर। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए, अगर हम बात करेंगे ये आपका यहाँ से यानी +q की यहाँ से तक की दूरी कितनी हो जाएगी, ये पूरी दूरी r है और ये दूरी l है, ये दूरी l है। इतनी पता है बात आपको, ये r है और ये l है, ये पूरी यहाँ से यहाँ तक की r है। आपसे कहें कि OP = r है और BP आपको फाइंड आउट करना है, BP यानी कि मैं इसकी बात कर रहा हूँ BP ये, तो आपको पता है कि OP = होता है आपके पास, होता है आपके पास, OP सर को मत समझ लीजिएगा, OP = होता है आपके पास क्या, OP को आप लिख सकते हैं, जो आपका OP है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करें, लिखेंगे OB प्लस BP, लिख सकते हैं ना। तो अगर हम बात करें BP की बात करें तो हमें BP ही फाइंड आउट करना है। BP = हो जाएगा, इसको जब लेंगे तो हो जाएगा OP - OB। तो OB कितना है आपके पास, ये कितना है आपके पास, OP कितना है R, ये कितना है आपके पास L। इतनी बात समझ में आ गई होगी। यानी कहने का मतलब हम आपको निकाल के बता दिए, ये आपका समझिए, फिर से समझिए। अगर इस तरह से नहीं समझ में आ रहा है तो हम आपको दूसरी तरह से समझा सकते हैं। देखिए ध्यान से, ऐसे जिसको समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं समझ में आया उसको हम दूसरी तरह से कोशिश करते समझाने की। अगर ये आपके पास इतनी दूरी पता है आपको और इतनी दूरी निकालनी है और इतनी दूरी पता है, तो इतने में से इतना घटा देंगे, इतना मिल नहीं जाएगा। तो यानी पूरी दूरी r थी तो r में से इतना घटा देंगे तो ये हमें मिल जाएगा r - l, ठीक है। ठीक उसी तरह से अगर हमें चाहिए AP चाहिए यहाँ, यानी Q की बात करेंगे, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस चाहिए, तो यहाँ से यहाँ तक ये r है, यहाँ से यहाँ तक का r है और ये l है, तो क्या हो जाएगा r + l हो जाएगा।
इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है। Q से P तक की दूरी R प्लस L है, O से P तक की दूरी R है, B से P तक की दूरी R माइनस L है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आपको लिखना क्या है, फिर से वही चीज है, माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जो -Q तथा +Q आवेश से मिलकर बना है, जो एक मिलकर बना है, जिसके मध्य बिंदु O से मध्य बिंदु O से मध्य बिंदु O से मध्य बिंदु O से सॉरी, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। इतनी बात देखिए, मतलब मैंने क्या बताया, माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जो +Q तथा -Q आवेश से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। अब लिखिए, अब क्या लिखेंगे, निरक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति की बात करें, सॉरी अक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है जिसकी द्विध्रुव के मध्य बिंदु से दूरी R है, जहां R है, जहां हमें ठीक है। आगे ये भी लिख सकते हैं, एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसका कैपिटल K। अभी हमने आपको क्या बताया, हमने आपको पोजीशन बताई, एक्सिस स्थिति में होगा, कोई बिंदु P है जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, ठीक है। अब देखिए, +Q के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बाहर की ओर होगी, ठीक है, -Q के कारण अंदर की ओर होगी, ठीक है। या मूल बिंदु से, यानी कि जो वैद्युत द्विध्रुव है उसके मध्य बिंदु से दूरी P तक की R है, ठीक है। तो B से P तक की दूरी R माइनस L हो जाएगा, मैं बता चुका हूं पहले ही आपको, और A से P तक की दूरी R प्लस L हो जाएगी। फिर क्या लिखना है आपको, अक्षीय स्थिति की बात करें तो अब मैंने जो जो बनाया है वही वही लिखा है। यहाँ पर लिखा क्या है, माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जो +Q तथा -Q आवेश या -Q तथा +Q आवेश से मिलकर बना हुआ है। अक्षीय स्थिति में बिंदु P पर, सॉरी अक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है जिस पर हमें अक्षीय स्थिति में बिंदु P है जिसकी वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से दूरी R है, कोई दिक्कत नहीं। अक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है जिसका वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से दूरी R है, जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, P पर निकालनी है। वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसे माध्यम में स्थित है जहां जिसका परावैद्युतांक कैपिटल K है। इतनी बातें हो गई तो हम अब इसको रफ करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए आगे क्या लिखना है, इतनी बातें समझ में आ गई। अब हम लिखेंगे +Q के कारण
कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर, E1 क्या हो जाएगा देखिए प्लस क्यू क्यों ना, E1 ही तो है, E1 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई। मैं इससे पहले आपको बिंदु आवेश का उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल चुका हूँ, उसके लिए फॉर्मूला बताया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, अगर परावर्तन के है तो Q/R², ये फॉर्मूला बताया था। ठीक है, तो K हो जाएगा और Q हो जाएगा, R की वैल्यू कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी प्लस Q के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये P पर निकालना है, तो ये दूरी कितनी है R-L का होल स्क्वायर। ये इक्वेशन 1 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा हम बात करेंगे माइनस Q के कारण, उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करेंगे। ये हो जाएगा बेटा E2 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q/। अब देखिए ये प्लस यहाँ से यहाँ तक की दूरी की बात करें, हमने अभी रफ कर दिया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो थी ये दूरी आपकी R है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी R है, तो ये R प्लस L हो जाएगा, तो R प्लस L हो जाएगा, तो ये हो जाएगा R प्लस L हो जाएगा, R प्लस L का होल स्क्वायर, इक्वेशन 2 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। लेकिन हमें तो चाहिए, ये एक बल उधर लगा रहा है, एक तीव्रता उधर शो कर रहा है, एक इधर कर रहा है, लेकिन हमें चाहिए परिणामी तीव्रता। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, परिणामी तीव्रता के लिए हम क्या करते हैं, परिणामी तीव्रता, तो परिणामी तीव्रता कैसे निकालेंगे, परिणामी तीव्रता के लिए क्या करेंगे, आप करेंगे E इज इक्वल टू, एक मिनट रुकिएगा, चलिए इतना आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका E2 माइनस E1 हो जाएगा। ठीक है, E2 माइनस E1 हो जाएगा। अब E2 माइनस E1 करेंगे, ठीक है, देखिए आगे देखिए, E2 माइनस E1 करेंगे, इतना तो लिख लिया होगा, यानी कि हमने क्या कहा, आप करेंगे E2 माइनस E1, E2 यानी कि E इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास, सॉरी क्या करेंगे, एक मिनट, E2 माइनस E1 करेंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास 1/, E2 माइनस E1 नहीं, सॉरी वहां पर मैंने गलत लिखा था, E1 माइनस E2 करेंगे आप सीधे, तो ये हो जाएगा आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q/R माइनस L का होल स्क्वायर, और E2 की वैल्यू आई थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q/R माइनस R प्लस L का होल स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, अभी क्या करना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q कॉमन हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से आपका बचेगा 1/R माइनस L का होल स्क्वायर, और ये आपका हो जाएगा माइनस 1/R माइनस R प्लस L का होल स्क्वायर। ठीक है, अभी क्या करना है, अभी आप पूछ रहे हैं ये माइनस क्यों हो गया, ये दोनों एक्चुअली में जुड़ना चाहिए था, इसको आप E1 प्लस E2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर इसको आप E1 प्लस E2 लिखिए, कंफ्यूज मत होइए, E1 प्लस E2 लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसकी दिशा उधर है, इसकी दिशा ये इधर है, तो दिशा जो परिवर्तित होगी, क्योंकि ये सदिश राशि होती है, तो एक प्लस और एक माइनस हो जाएगा। अब बात समझ में आ गई होगी आपको। अब देखिए, अगर हम यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं R माइनस L का होल स्क्वायर और R प्लस L का होल स्क्वायर, तो देखिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा, तो R प्लस L का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब यहाँ पर 1, यहाँ पर आप लिख सकते हैं Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K। इतनी बात समझ में आ गई। ये आपका है सब E1, सब E इज इक्वल टू है आपका, ठीक है, तो E इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K। अब देखिए बेटा, इसको एक्सपेंड करिए, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL,
माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखिए माइनस यहाँ रख लीजिए। अब हम माइनस का भी मल्टीप्लाई कर देंगे, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL होगा, लेकिन ये प्लस का होगा तो इसको हम कर देंगे आर स्क्वायर, मल्टीप्लाई भी कर दे रहे हैं, माइनस एल स्क्वायर, ये माइनस का होता माइनस 2RL होता, लेकिन यहाँ पे प्लस 2RL हो जाएगा क्योंकि माइनस से प्लस का हो जाएगा। देखिए दोनों चीजें क्या है, दोनों स्क्वायर है तो हम इसको r माइनस एल लिख लेंगे और r प्लस एल लिख लेंगे, दोनों में पावर एक है तो हम इसको होल पावर लगा लेंगे। इतनी बात समझ में आ गई। देखिए यहाँ पर ये माइनस का था, ये प्लस का था, ये प्लस का है, ये माइनस का है, कट जाएगा। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 2 2 4 हो जाएगा, 4RL हो जाएगा, 4RL अपॉन, अब देखिए ये क्या है, ये a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस बी है तो आप इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से लिख सकते हैं आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। इतनी बात समझ में आपको आ गई होगी। यहाँ पर है आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k t इज इक्वल टू, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको हम इधर वाले को रफ कर देते हैं, रफ कर दिया हमने, ठीक है, रफ करके खत्म कर दिया। तो E इज इक्वल टू हमारे पास आ गया है Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k। देखिए ये आपके पास आ गया है 4RL और ये देखिए ये r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर आ गया है। किसी को दिक्कत इतने में? देखो बेटा हमने आपको बताया था 2QL बराबर 2QL इज इक्वल टू P होता है, तो E इज इक्वल टू हम लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k। यहाँ पर यहाँ से 2 निकाल लेते हैं, 2 निकल गया, ये Q ले लिया, Q ले लिया, L भी ले लिया, तो बचा क्या यहाँ पर 2 बचा क्योंकि 2 हमने ले चुके हैं, R तो लिया नहीं तो R भी बच जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे हम क्या, R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू मैंने आपको बताई P होती तो आप अगले स्टेप में समझ लिख लेंगे इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k। ये आप लिख सकते हैं इसका यहाँ P और ये हो जाएगा 2R/r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई होगी सभी को, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। आगे देखिए, इसको हम रफ कर देते हैं इधर का, सॉरी। अब देखो बेटा ये हम क्या कर सकते हैं, इसको अब यहां पर लिखेंगे r की तुलना में जो ये r है, यानी अब देखो पहले लिख लो फिर समझते हैं, r की तुलना में l बहुत छोटा है, अतः एल स्क्वायर अत्यंत छोटा होगा, अतः एल स्क्वायर को मानने पर लेने पर लिखने का मतलब होता है एल स्क्वायर नियरली इक्वल टू 0। ठीक है, अब r की तुलना में l बहुत छोटा, जैसे हम कहें कि r है 5 और l जो है 0.1 है। ठीक है, अब इसका स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, 0.01 और छोटा हो जाएगा, यानी कि अगर नंबर छोटा है अगर उसका स्क्वायर करोगे तो और ही छोटा हो जाएगा। अगर नंबर बड़ा है इसका स्क्वायर करोगे तो बड़ा होगा नंबर, लेकिन अगर नंबर बहुत डेसिमल में है और छोटा नंबर है अगर उसका स्क्वायर करोगे तो नंबर छोटा होता चला जाएगा। तो वही मैंने कहा कि r की तुलना में l वैसे भी छोटा था और l का स्क्वायर कर दोगे तो बहुत ही छोटा हो जाएगा, अतः l स्क्वायर को हम नगण्य मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, जहाँ पे l स्क्वायर लिखा है उसको हम 0 समझ लेते हैं, लगभग 0 के बराबर। तो ये हो जाएगा p, ये हो जाएगा सॉरी यहाँ पर लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k p और ये हो जाएगा 2r, एल स्क्वायर को हम छोड़ दे रहे हैं तो यहाँ पर r की एल स्क्वायर ये 0 हो जाएगा और यहाँ पर पावर 2 हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया आपके पास, इतनी बात समझ में आ गई। तो E इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k 2p r अपॉन r की पावर 4, एक r से ये कट जाएगा 3 हो जाएगा। तो E इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k 2p अपॉन r टू दी पावर 3। ठीक है, इसको आप डिब्बे में बंद कर लीजिए। अगर हम बात करें फॉर एयर की बात करें तो k की वैल्यू 1 हो जाएगी, उस कंडीशन में
E इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 1/4πε0, के की वैल्यू 1 हो गई तो हो जाएगा 2p/r³। इसको आप डिब्बे में बंद कर लीजिए। अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव कण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E होती है, जहां P आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। इसको नोट कर लीजिए। फिर निरक्षीय स्थिति की बात करते हैं। कर लीजिए, लेकिन सबको तो करना नहीं है। क्लास किसको किसको नहीं अटेंड करना है? काजल को नहीं करना है, और बॉयज को तो किसी को करना ही नहीं करना है, ठीक है। और किसको नहीं करना है? कोमल को नहीं करना है, और काम भी नहीं पूरा होना है इन लोगों का। तो कोई फायदा नहीं इस तरह की क्लास लेने से मुझे लगता है, लेकिन कल आप लोगों ने कहा था तब मैं क्लास ले रहा हूँ, वरना अगर आप लोग रिस्पॉन्स नहीं करेंगे तो गर्मी में पसीना बहाने का कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। तो ये था आपका वैद्युत द्विध्रुव कण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसमें? अक्षीय स्थिति में। अब हम लोग बात करेंगे निरक्षीय स्थिति में। अब हम बात करते हैं निरक्षीय स्थिति में। किसकी? निरक्षीय स्थिति। ब्रॉड ऑन पोजीशन। निरक्षीय स्थिति में क्या होता है? देखिए ध्यान से, देखिए ये कोई वैद्युत द्विध्रुव है, यहां पर देखिए ये माइनस क्यू आवेश है और ये प्लस क्यू आवेश है। ये आपका पॉइंट ए है, ये आपका बी है, ये इसका मिड पॉइंट ओ है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। ये प्लस क्यू आवेश है। अब वो तो अक्षीय स्थिति में था, यहां पर कोई निरक्षीय स्थिति में कोई बिंदु P है जिसकी मूल बिंदु से दूरी r है। ये दूरी कितनी है? r है। ये दूरी कितनी है? r है, स्मॉल r दूरी, ठीक है। मूल बिंदु से दूरी r है, तो इस बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो हम इसको हम इस तरह से मिला लेंगे, इस तरह से मिला लेंगे, ठीक। ये आपका डायग्राम बन गया। AB क्या है? आपका वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक है। ये आपकी दूरी L है, ये L है, और ये कोण थीटा हो जाएगा। तो अगर हम बात करें तो हमने क्या कहा? प्लस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर होगी, ये हो गया आपके पास E1, और माइनस के कारण अंदर की ओर होगी, ये हो जाएगा आपका E2, अंदर की ओर होगी। समझिएगा, वरना समझने में दिक्कत होती है इसको। प्लस के कारण बाहर की ओर, और ये माइनस है, इसकी वजह से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अंदर की ओर। लेकिन ये कोण थीटा पर है, तो इसी के पैरेलल हम एक लाइन खींचते हैं यहाँ पर, इस बिंदु पर। अगर ये कोण थीटा है तो ये भी थीटा होगा, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। अगर ये कोण, अगर हम बात करें, ध्यान से समझिएगा, अगर ये स्थिति में थीटा कोण पर है और ये आपका हम बात करें तो इसका ये कोण भी थीटा ही हो जाएगा, है ना। बात समझ में आ रही? तो हमें क्या करना है कि ये क्योंकि कोण थीटा पर जब एंगल आ जाता है तो उसके कंपोनेंट्स घटक बनते हैं। तो इसको हम थोड़ा सा यहाँ पर समझ लेते हैं, फिर वहां पर लिख लेंगे। देखिए ध्यान से, ये आपके पास E1 है, ये बाहर की ओर, ये बिंदु P है, मैं बना दे रहा हूँ, ठीक है। और ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये E2 है, ठीक है। और ये हमारे पास कोण आ गया एक थीटा को। तो अगर हम बात करें E1 और E2 को थीटा के सापेक्ष, E1 और E2 को थीटा के सापेक्ष अगर हम इसके कंपोनेंट यानी घटकों को अलग करें तो लंबवत घटक E1 साइन थीटा हो जाएगा। इसका लंबवत घटक नीचे की ओर होगा, ये हो जाएगा E2 साइन थीटा हो जाएगा। साइन थीटा हमेशा लंब पर आता है, ये इसका लंब ही तो है। अगर ये लंब नहीं, यही तो ये, अगर हम इसको ऐसे मिला दें तो ये इसके बराबर हो जाएगी ना, तो लंब ये है तो ये भी लंब होगा, ठीक है। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इधर भी इसी तरह से होगा, अगर ये त्रिभुज बन गया और ये लंब हो जाएगा तो ये भी लंब हो जाएगा, क्योंकि ये इसके लाइन के पैरेलल है। इतनी बात समझ में आए? आधार दोनों का कॉमन होगा ये वाला, तो इसी पर आएगा आपका आधार पर हमेशा आएगा E1 cos थीटा, और दूसरा आ जाएगा इसी पर आधार पर ही E2 cos थीटा। इतनी बात समझ में आ रही होगी आपको। और दोनों की, ये दोनों मैंने कहा कि आवेश दोनों बराबर है, तो दोनों बराबर बल आरोपित करेंगे। यहाँ पर देखो ये बराबर है और विपरीत दिशा में है,
एक ऊपर है एक नीचे के, तो ये बराबर होने के कारण और विपरीत दिशा में होने के कारण एक दूसरे को निरस्त करते हैं, जो कि भी हम जब हम इसकी थ्योरी लिखेंगे तो उसमें हम इसको डिस्कस भी करेंगे, लिखेंगे भी इसको हम लोग, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही, इतना बना लीजिए। आप यहाँ पर बीच में प्लस लिख सकते हैं, और यही ई होता है आपका परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यही होती है, इसको हम लिखेंगे। ये बना लीजिए, फिर हम बात करते हैं। जैसे हम इसको यहाँ पर बात करें तो ये E1 हो गया, तो ये अगर हम बनाएंगे यहाँ पर तो ये E1 साइन थीटा हो जाएगा, और ये आपका ये हो जाएगा E2 साइन थीटा हो जाएगा। ये ऊपर लंब की ओर और ये इसके कारण नीचे लंब है, यानी कि अगर बात करें यही तो लंब होगा, ये इसके पैरेलल होगा कि नहीं होगा, हमने यहाँ पर खींच दिया है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। और आधार की बात करेंगे तो E1 cos थीटा, ये इसके इस त्रिभुज के लिए भी यही, अगर हम त्रिभुज बना दें ऐसे तो इस त्रिभुज के लिए भी यही आधार है, इस त्रिभुज के लिए भी यही आधार है, कोण दोनों का थीटा ही है। तो E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, आधार तो एक ही है ना, तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। ये भी आधार बटे, इस दोनों का आधार एक ही है, ठीक है। तो ये आधार बटे कर्ण, और ये आपका इसके लिए भी आधार बटे कर्ण। और जब हम साइन की बात करते हैं तो उसके लंब के साथ जाता है, तो इसलिए वो लंब घटक हो जाएगा और ये क्षैतिज घटक हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई हो तो हम थोड़ा सा बात करें लिखने की। इसको बना लीजिए, दोनों डायग्राम इस तरह से बना लीजिए, फिर लिखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। रफ करें, वो तो बना ही रहेगा, उसको देखिए आप लोग। हम ये वाला डायग्राम यहाँ बना देते हैं। E1 साइन थीटा, E2 साइन थीटा, और ये हो जाएगा आपके पास, ये आपका हो जाएगा E1, और ये हो जाएगा आपका E2, और ये हो जाएगा E1 साइन थीटा, सॉरी cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। इसी बात समझ में आ गई हो तो आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज और कर लेते हैं, अगर बेटा ये L है और ये R है, ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो आपको पता है कि ये आपका L है और ये आपका R है, यानी कि ये L है, आधार L है और लंब R है, तो ये कर्ण हो जाएगा। तो कर्ण हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। वही कंडीशन इधर भी आएगी, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, क्योंकि आगे ये भी L, ये भी R है, ये भी L है। तो दोनों त्रिभुज कैसे हैं, दोनों त्रिभुज बराबर हैं, बराबरी त्रिभुज तो हैं। तो ये R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर अंडर रूट ऑफ कर्ण का, यानी पाइथागोरस थ्योरम लगी है, L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर अंडर रूट ऑफ बराबर कर्ण का स्क्वायर, ठीक है। ये आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए आगे क्या है। माना फिर से वही पूरी कहानी, AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जो -q तथा +q आवेश से मिलकर बना है। और एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावर्तनांक कैपिटल के है, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है।
ठीक है, अब क्या करें, अब क्या लिखेंगे, इतनी बात समझ में आ गई। अब हम लिखेंगे क्योंकि बिंदु P माइनस बिंदु P आवेश प्लस Q तथा माइनस Q से थीटा कोण पर स्थित है। ठीक है, थीटा कोण पर स्थित है। अतः E1 व E2 के घटकों को वियोजित करने पर, पता लिख लिया, ऊपर का रफ करेंगे फिर आगे लिखेंगे। वियोजित करने पर लंब घटक E1 साइन थीटा तथा E2 साइन थीटा एक दूसरे के विपरीत हैं। अतः एक दूसरे के विपरीत हैं, अतः निरस्त हो जाएंगे। निरस्त हो जाएंगे, ठीक है, निरस्त हो जाएंगे। जबकि क्षैतिज घटक E1 साइन थीटा, E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा परिणामी तीव्रता का कार्य करेंगे। इतना लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब ये परिणामी तीव्रता का काम करेगा कौन, ये आपका। अब देखिए इसके वजह से क्या हो जाएगा, E1 इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास, एक मिनट रुकिएगा, E1 इज इक्वल टू हो जाएगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। देखो वहां पर माइनस हो गया, यहां पर दिशा एक ही है इसलिए पॉजिटिव है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो E1 की बात करें तो E1 उसके कारण है, तो E1 की वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर होता है, तो Q तो है ही है। R स्क्वायर की वैल्यू क्या है, यहां से यहां तक की दूरी P की दूरी क्या है, अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर अंडर रूट ऑफ और इसका होल स्क्वायर और साथ में cos थीटा प्लस E2 की वैल्यू क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K। अगर यहाँ पर K भी लिख सकते हैं क्योंकि परावर्तन की बात की है K, तो Q और यहाँ से यहाँ तक यानी माइनस से यहाँ तक की दूरी भी सेम है, यानी कि R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर अंडर रूट ऑफ और इसका होल स्क्वायर और cos थीटा। देखिए दोनों चीजें सेम है, तो ये क्या हो जाएगा ट्वाइस ऑफ cos थीटा यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K। अब देखिए ये अंडर रूट में भी है स्क्वायर में, तो स्क्वायर हट जाएगा, तो ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर ब्रैकेट में ये हो जाएगा 2 cos थीटा। अब देखिए cos थीटा की वैल्यू निकालिए, cos थीटा बराबर क्या होता है, हम यहाँ पर निकालें cos थीटा इज इक्वल टू होता है लंब बटे cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है, यहाँ पर आधार की बात करें तो आधार ये है L और कर्ण क्या है आपके पास, आधार ये है और कर्ण ये है, तो यानी कि हो जाएगा L अपॉन अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपॉन R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर 2 इंटू L अपॉन अंडर रूट
आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं ना कि कॉस थीटा की वैल्यू है। अब देखिए E इज इक्वल टू आपको क्या पता चला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2QL अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसकी वैल्यू आप क्या लिख सकते हैं, आपको पता है, यहाँ पर लिखिए 2QL इज इक्वल टू पी, तो आप यहाँ पर लिख देंगे E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ये हो जाएगा P अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और यहाँ पर लिखेंगे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का अंडर रूट। इतनी बात समझ में आ गई। उसको रफ करते हैं इधर, देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा आपके पास E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, यहाँ पे हो गया P, ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और यहाँ पर लिखेंगे अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या हो जाएगा R की तुलना में, फिर से R की, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं R इज बहुत बड़ा है L से, if R is greater than L, then इस तरह से लिख सकते हैं L स्क्वायर नियरली इक्वल टू 0, इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्या कर लेंगे, तो ये हो जाएगा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P अपॉन, यहाँ पे L0 यहाँ पर L0, तो ये R स्क्वायर हो जाएगा और ये अंडर रूट R स्क्वायर हो जाएगा। अंडर रूट से बाहर ये स्क्वायर इसको हटा देगा, तो E इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P अपॉन R क्यूब हो जाएगा। इसको डिब्बे में आप बंद कर लीजिएगा। ठीक है, अगर फॉर एयर की बात करेगा तो K इज इक्वल टू 1 होता है, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, K की वैल्यू 1 हो गई, P अपॉन R क्यूब। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को, इतना लिख लीजिए। ठीक है, अभी 2 टॉपिक और बचा है, इसका आगे डिस्कस करेंगे, इतना आप लिख लीजिए। इसका अभी 2 टॉपिक इसमें और, मतलब 2 टॉपिक क्या, एक ही टॉपिक है, उसी से रिलेटेड है। मैं तभी क्लास लूँगा आपकी ऑनलाइन जब आप इसका रिस्पांस देंगे, तभी क्लास हो पाएगी, क्योंकि इस तरह से मेहनत करने से कोई फ़ायदा नहीं है जब तक कि आप लोग रिस्पांस नहीं दें। ठीक है, ओके, बाय बाय, मिलते हैं अगले क्लास में।